ओके बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। वो जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था फॉरेन करेंसीज मैनेजमेंट का टॉपिक, उसके अंदर हमने पहला जो पार्ट था हाउ टू कन्वर्ट करेंसी, वो हमने कर लिया। हाँ, क्लियर है कि जब भी आगे सामने क्वेश्चन आ रहा है आपने देखना है व्हाट इज द फर्स्ट करेंसी एंड व्हाट इज द सेकंड करेंसी। देन आपने ये देखना है कि डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है और फॉरेन करेंसी, तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन बंदा एक्सपोर्टर है कौन बंदा इंपोर्टर है। सेंस डेवलप हो जाएगी क्योंकि अगला ही स्टेप है। अब ये देखना है मल्टीप्लाई का कैसे, यहाँ डिवाइड का कैसे, और वो तो एक्सचेंज रेट को देख के ही पता लग जाएगा। और देन आपने ये देखना है पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। इन कैश ऑफ रिसीट, लोअर रिसीट, इन कैश ऑफ पे, इन केस ऑफ पेमेंट, हायर पेमेंट, बिकॉज कंसिडर ऑन योरसेल्फ ओनली ऑन एडवर्स पोजीशन। तो ये तो हो गया बच्चों हाउ टू कन्वर्ट करेंसी। उसके ऊपर एग्जांपल्स वगैरह भी की थी मैंने, घर से असाइनमेंट भी दी थी करने के लिए। नेक्स्ट जो कल टॉपिक स्टार्ट हुआ उसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हो गई। दैट वाज द हाउ करेंसीज फ्लक्चुएट। वो भी खत्म नहीं हुआ, अभी वो सिर्फ एक था रीजन। मैंने आपको बताया कि पहला रीजन है करेंसीज को फ्लक्चुएट कर होने का, डिमांड एंड सप्लाई। क्या रीजन है तलहा? जब एक चीज की डिमांड ज्यादा होती है, उस चीज की रिलेटिव सप्लाई कम होती है, तो उस चीज की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। रमजान और मुबारक में हम माशाल्लाह से कल शुगर नहीं मिली यूरो स्टोर से, यानी कि यूरो स्टोर वालों को पता लग गया कि रमजान आ चुका है, परसों तक मिल रही थी। क्लियर है? तो पूरी इकोनॉमी में जब एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। ऐसी करेंसी है। पहला रीजन था स्पेकुलेशन। जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म अर्निंग के लिए चीजों को बाय और सेल करते हैं, तो सबसे ज्यादा बाय और सेल होने वाली चीज एक ही है, करेंसी। तो जब एक करेंसी की रिलेटिव डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो एवेंचुअली वो करेंसी क्या हो जाएगी? महंगी। बच्चों को अक्सर गिला होता है सर पाउंड कम होता है कम रेट पे, जैसे ही फीसों का टाइम आता है पाउंड ज्यादा हो जाता है। उसके पीछे भी एक ये रीजन है, डिमांड बढ़ जाती है ना पाउंड की इन पाकिस्तान। आपने बैंक्स को पे करना होता है। सो दिस इज व्हाट, ये क्या है? ये स्पेकुलेशन है, और स्पेकुलेशन इज हराम, फॉरबिडेड इन इस्लाम। नंबर टू, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस, एक्सपोर्ट माइनस, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बच्चों आपकी रेलिवेंट कंट्री में पैसा आ कम रहा है, पैसा जा ज्यादा रहा है। 20 मिलियन की एक्सपोर्ट और 60 मिलियन की इंपोर्ट, तो जितना गैप बढ़ता जाएगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, आपकी करेंसी क्या होती जाएगी? आपकी करेंसी डीवैल्यू होती जाएगी। इस गैप को क्लोज करने के लिए, इस गैप को कम करने के लिए पहला तरीका, फॉरेन करेंसी में लोन ले लो। फॉरेन करेंसी लोन, तो बाहर से फॉरेन करेंसी आएगी, डॉलर आएंगे, और ये लोन फुलफिल हो जाएगा। और आईएमएफ आजकल माशाल्लाह से दे ही नहीं रही लोन, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो वो बेचारी कैसे लोन दे। दूसरा, फॉरेन करेंसी रेमिटेंस। आपके कुछ चाहने वाले बाहर रहते हैं, वो आपको यहाँ पर आपकी लाइवलीहुड के लिए पैसे भेजते हैं। सो दिस इज व्हाट, रेमिटेंस आती है। जब रेमिटेंस आती है डॉलर्स की फॉर्म में, तो वो गैप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। थर्ड एंड द लास्ट वन, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेनर्स आएंगे, पैसा लेके आएंगे, तो इंडिया को जो चीज बचा रही है डेट इज एफडीआई। बहुत एफडीआई इंडिया में। मैं कहता हूँ एप्पल के स्टोर्स वहां बन रहे हैं, गूगल ऑपरेटिंग यूनिट बनाने का वहां सोच रहा है, एसीसी ने ऑपरेटिंग यूनिट वहां बना दिया है, कैनवुड के स्टोर्स भी वहां बन गए हैं, फिलिप्स की कंपनी टोटली शिफ्ट हो गई है, मतलब अब उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को शफल कर लिया है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एफडीआई। उनकी भी एक्सपोर्ट माशाल्लाह से बहुत कम और इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया हमारे जैसे ही है, बट उसको कौन सी चीज बचा रही है? डेट इज एफडीआई। क्लियर है? और हमें खा गई हमारी माशाल्लाह से गवर्नमेंट्स। कोई एफडीआई, मैंने कल आपको रीजन बताया था कि एक फॉरेनर आपके कंट्री में क्यों आएगा? वो $1 लेके आता है, अर्निंग करता है, कमाता है, जब जाने लगता है आपका एक्सचेंज रेट ही उतना हो जाता है। तो डॉलर लेके आया, डॉलर लेके गया, तो साल में उसने क्या जक मारा? तो वो आपके कंट्री में आने का सोचेगा भी नहीं। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज द डिमांड एंड सप्लाई रूल, जो कि मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था कि डिमांड एंड सप्लाई रूल की वजह से क्या होता है? करेंसी फ्लक्चुएट
करती है। एक तो ये रीजन था। बात समझ आई आप लोगों को? तो ये नोट्स में से ये कहाँ पर है, साथ साथ हम ये देखते जा। ये देखो बच्चों, हाउ करेंसीज फ्लक्चुएट सप्लाई एंड डिमांड। पहला स्पेकुलेशन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एफडीआई, फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन करेंसी रेमिटेंस। अब हम लोग थ्योरीज पढ़ने लगे हैं कुछ, तो जो हमें एक्सप्लेन करके देंगी कि हाउ करेंसीज फ्लक्चुएट। कल क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ था, तो आज मैंने हाउ करेंसीज फ्लक्चुएट एंड टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी दोनों टॉपिक कवर करवाने हैं, ताकि कल और परसों में हेजिंग कंप्लीट करवा सकूं। तो बच्चों जो सबसे पहली थ्योरी है आपके पास, उसको बोलते हैं पीपीपी। क्या? परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। लिखना छोड़ दो सारे, थ्योरी है, कोई बहुत कोई खास बात नहीं है कि आप इसको लिखना। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा फाइल ट्रांसफर करते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, बात समझ आई? परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी वाले कहते हैं अली हसन, दो कंट्रीज के अंदर ना चीजों की प्राइसेस सेम होती हैं। मैं घबरा गया, मैंने कहा ऐसा हमने तो कहीं नहीं सुना। उसने कहा नहीं सुन, तुमने नहीं सुना, मैं तुम्हें बताता हूँ। पाकिस्तान में एक बोर्ड मार्कर है, वो मिल रही है 100 पीकेआर ओवर डॉलर की। यही बोर्ड मार्कर यूएसए में मिल रही है $1 की। तो इसका मतलब है कि आपका एक्सचेंज रेट ही कितना होगा, 100 पीकेआर ओवर डॉलर। 100 पीकेआर ओवर आपका एक्सचेंज रेट कितना है? बात समझ आई कि नहीं? परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी वाले ना, इट फॉलोज लॉ ऑफ वन प्राइस। ये एक लॉ ऑफ वन प्राइस पे फोकस करते हैं, मतलब एक एक कमोडिटी की प्राइसेस को देखते हैं। वो कहते हैं ये सर, ये बोर्ड मार्कर पाकिस्तान में 100 पीकेआर की है एंड यूएसए में कितने की है, $1 की, है ना? उस टाइम आपका एक्सचेंज रेट कितना चल रहा होगा, 100 पीकेआर ओवर डॉलर। मतलब क्या है कि दो कंट्रीज में चीजों की प्राइसेस सेम होती हैं। अगर चीजों की प्राइसेस बढ़े तो वो जो डिफरेंस है वो कौन अब्सॉर्ब कर लेता है, एक्सचेंज रेट अब्सॉर्ब कर लेता है। कौन अब्सॉर्ब कर लेता है, एक्सचेंज रेट अब्सॉर्ब कर लेता है। जैसा कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हो गई, यूएसए में तो इन्फ्लेशन है नहीं है, पाकिस्तान में जब इन्फ्लेशन हुई तो ये बोर्ड मार्कर 120 पीकेआर की हो गई। अभी भी ये वहां पर कितने की है, $1 की। तो बच्चों आपका एक्सचेंज रेट ही 120 पीकेआर ओवर डॉलर हो जाएगा। इट एक मिनट, इट फॉलोज लॉ ऑफ वन प्राइस। दो कंट्रीज में कमोडिटीज की प्राइसेस क्या है, सेम। अगर फ्लक्चुएट करती हैं तो वो जो डिफरेंस है वो कौन अब्सॉर्ब कर लेता है, आपका एक्सचेंज रेट अब्सॉर्ब कर लेता है। बात आपको समझ आ रही है? आपका एक्सचेंज रेट ही उतना हो जाता है। दिस इज परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। क्या मैं कह सकता हूं द डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज रेट ऑफ टू कंट्रीज इज एक्सप्लेन्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन रेट ऑफ टू कंट्रीज? यस। दो कंट्रीज के दरमियान जो एक्सचेंज रेट में फर्क है ना, वो किसकी वजह से है, इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन इज द वन ऑफ द रीजन कि जो दो कंट्रीज के दरमियान एक्सचेंज रेट में फर्क लेके आती है, चीजों की प्राइसेस सेम होती है। इनका मानना है। बात आपको समझ आई? आगे आगे जब ये चारों थ्योरीज पढ़ लेंगे तो चीजें एलेबोरेट होती जाएंगी। अभी तक फिलहाल इतना। जी असफन, फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर इंपोर्टेड भी तो ऐड होती उसको छोड़ दो, मतलब जितनी भी आपकी वो हुई ना, वो तो फिर हो गया ना। देखो, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड हुई तो उससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो जाएगी। जब ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना तो चीजों की प्राइसेस महंगी हो जाती है। उस इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। है वो भी क्या, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इज द रीजन बिटवीन डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज रेट ऑफ टू कंट्रीज। बात समझ आई?
क्लियर है बच्चों? ओके, मैं आज यहां बैठा हूं, मैंने प्रेडिक्ट करना है कि मेरी करेंसी कहां जाने वाली है। तो अगर मुझे दो कंट्रीज के इन्फ्लेशन रेट्स मिल जाएं तो मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि वेदर फ्यूचर में मेरी करेंसी एप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी। उसके लिए एक फॉर्मूला है, देखो, फ्यूचर स्पॉट रेट निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? फ्यूचर स्पॉट रेट निकाल लेते हैं। करंट स्पॉट रेट क्या ऊंची करंट स्पॉट रेट कितना था? 100 पीकेआर ओवर डॉलर। करंट स्पॉट रेट हो गया इनटू 1 प्लस एच सी डिवाइड बाय 1 प्लस एच पी। इन्फ्लेशन रेट ऑफ फर्स्ट करेंसी, इन्फ्लेशन रेट ऑफ सेकंड करेंसी। अब समझ आया कि कल मैं क्यों फोकस कर रहा था फर्स्ट करेंसी कौन सी है, सेकंड करेंसी कौन सी है? क्योंकि यहां यूज होगा क्या? फर्स्ट करेंसी और सेकंड करेंसी। जी तो ऑन 100 पीकेआर ओवर डॉलर में फर्स्ट करेंसी कौन सी है? 100 PKR PKR is a first currency and dollar is a second currency. पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है ना वो है 10%। कितने परसेंट? इन PKR एंड 4%, 2% लेट्स सपोज इन्फ्लेशन है यूएसए में। कहा? इनटू 1 प्लस एच सी, इन्फ्लेशन रेट ऑफ फर्स्ट करेंसी कितना है? 10 डिवाइडेड बाय एच बी, इन्फ्लेशन रेट ऑफ सेकंड करेंसी 0.02। तो बच्चों 108 हो जाएगा आपका। क्या क्या हो जाएगा? 108 पीकेआर ओवर डॉलर। इसका मतलब है फ्यूचर में आपकी करेंसी क्या होने वाली है? कैलकुलेट करके देख लो। मैंने एग्जांपल इतनी आसान सेट की थी ताकि मुझे कैलकुलेशन करनी ही ना पड़े, क्योंकि दो कंट्रीज के एक्सचेंज रेट में फर्क की वजह इन्फ्लेशन है। तो जितना डिफरेंस दो कंट्रीज के इन्फ्लेशन रेट में है उतना ही डिफरेंस दो कंट्रीज के एक्सचेंज रेट में होगा। तो 8% क्या क्या था? फर्क था दो कंट्रीज के इन्फ्लेशन रेट में। तो 8% का ही डिफरेंस है दो कंट्रीज के एक्सचेंज रेट। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपकी करेंसी के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है? डी वैल्यू होने वाली है आपकी करेंसी। क्या होने वाली है? क्योंकि इसने बता दिया है कि फ्यूचर में रेट कहां जाने वाला है? 108। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो आपको परचेजिंग पावर पैरिटी से पता लग जाती है कि आपकी करेंसी कहां मूव करेगी इन द फ्यूचर। बात समझ आ गई? एक चीज जो आपकी बुक्स में नहीं लिखी हुई और ना ही मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा, कुछ चीजें टीचर के लेक्चर में भी होनी चाहिए, तो आपने याद रखनी है कि ये थ्योरी शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल नहीं होती। जैसा कि आज आपने निकाला, आपने कहा करेंसी जो है ना, आपने कहा करेंसी जो है ना वो डी वैल्यू होने वाली है। कल आईएमएफ मान गई, आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दे दिया, करेंसी अप्रिशिएट हो गई। आपने कहा सर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी तो गलत कहती है। मैंने कहा रुक जाओ, लोन का इम्पैक्ट तो शॉर्ट टर्म है, फ्यूचर में जाना करेंसी ने किसकी तरफ है? जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी वाले कह रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये जो थ्योरी है ये आपको सही गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, शॉर्ट टर्म में ये थ्योरी इस्तेमाल नहीं होती। आप कहेंगे करेंसी डिवैल्यू होने वाली है, आप कहेंगे करेंसी एप्रिशिएट होने वाली है, साथ ही गवर्नमेंट कोई शॉर्ट टर्म एक्शन ले लेगी, यहाँ करेंसी क्या हो जाएगी? ऑपोजिट साइड पे मूव कर जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी गलत है, इसका मतलब ये है कि थ्योरी की इंप्लीकेशन शॉर्ट टर्म के लिए है ही नहीं। थ्योरी ने इस्तेमाल ही कब होना है? लॉन्ग टर्म। जब आता है क्वेश्चन इसका, आप जितने भी एमटीक्यूज देखेंगे उसके अंदर एक सवाल होता है, इस बार भी आया हुआ था, वो कह रहा था स्पॉट रेट निकालो फॉर द 2 इयर्स, स्पॉट रेट निकालो फॉर द 2 इयर्स। बच्चे इतना कंफ्यूज हो गए कि जिसका कोई हद साहब नहीं। बच्चों मैंने लिखा है फ्यूचर स्पॉट रेट। क्या क्या लिखा है? मैंने तो नहीं लिखा कि
क्या नाम लेते होते हैं कि ये 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, लिखा है मैंने? नहीं, फॉर्मूला यही लगना था। बच्चों ने क्या किया, दोनों इन्फ्लेशन रेट पकड़े, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि 2 साल का वो मांग रहा है। फिर आगे मुझे बताया अभी खुशी से सर उसने 2 साल का फ्यूचर स्पॉट रेट मांगा था। भाई फ्यूचर स्पॉट रेट है, मैं कह भी रहा हूं कि थ्योरी लॉन्ग टर्म के लिए, तो 2 साल हो 1 साल हो, करंट इन्फ्लेशन लेनी है पाकिस्तान की भी और यूएसए की भी, मतलब कि दोनों कंट्रीज की करंट इन्फ्लेशन रेट और करंट स्पॉट रेट। क्लियर है बच्चों? अब सर ये भी सवाल नहीं होगा पेपर में, कैसे? पहले तो स्पॉट रेट को चूज करना पड़ेगा। किसको चूज करना पड़ेगा? 2 स्पॉट रेट गिवन होंगे, आपने ये देखना है डिवाइड का केस है यहाँ, मल्टीप्लाई का केस है, फिर ये देखना है एक्सपोर्ट है यहाँ, इंपोर्ट है, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपने पहले स्पॉट रेट को चूज करना है। स्पॉट रेट गलत चूज हुआ तो फ्यूचर स्पॉट रेट भी क्या निकलेगा? गलत निकलेगा। फ्यूचर स्पॉट रेट भी क्या निकलेगा? गलत निकलेगा। फ्यूचर स्पॉट रेट भी क्या निकलेगा? गलत निकलेगा। तो बात समझ आई? ओके, दिस इज द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। बात समझ आ गई? इट फॉलोज लॉ ऑफ वन प्राइस। Prices of commodities are same in 2 different countries. If some fluctuations occur, this can be absorbed by exchange rate. तो हम कह सकते हैं in other words, the difference between exchange rate of 2 countries is explained by the difference between inflation rate of 2 countries. एक और लाइन है इसके नीचे लिखी हुई, वो लाइन अभी समझ नहीं आएगी, जब अगली थ्योरी पढ़ाऊंगा तो तब जाके वो लाइन समझ आएगी। वो अभी इसलिए मैं लाइन आपको नहीं सिखा रहा कि ये आप लोग कब, क्या आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि आप वहां पे कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर स्पॉट रेट, क्यों करना पड़ रहा है आपको फ्यूचर स्पॉट रेट कैलकुलेट, थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। और आखिरी बात, ये शॉर्ट रिजम के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में इसकी इम्प्लीकेशंस ट्रू हो सकती है। क्लियर है बच्चों? ओके, पढ़ना शुरू करो। दानियाल शाहिद, शाहिद नहीं, दानियाल। It follows the law of one price, different commodities to different currencies will have same price and there is any difference that will be absorbed by the exchange rate. According to PPT, the exchange rate between 2 currencies can be explained by the difference between inflation rated in respective countries. PPT says country with high inflation rate normally physically decrease in its currency value, and a country with low inflation rate with has an expectation of increase in its currency value. ये नीचे वाली लाइन नहीं पढ़नी, तो मतलब पढ़ा के मुझे तो ये भी याद है कि मतलब कौन सी लाइन कब पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी। तो यही सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की थी। ओके, फॉर्मूला देख लो, वही है जो मैंने आपको लिखवाया था, वही है। ओके, अगली थियरी की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, पेपर में सर इसमें मुश्किल सवाल क्या आता है? एक तो ये मुश्किल था ना, 2 साल का पूछ लिया, बच्चों को कंफ्यूज कर दिया, इसको हम मुश्किल नहीं कह सकते, ये थोड़ा टेक्निकल था। ओके, इसमें से वो ये जो 4 थियरीज है ना, मैंने इसमें से एग्जामिनर को इतने इतने लेवल के एमसीक्यूज बनाते देखा है ना कि 2 मिनट के लिए गुस्सा भी आता है कि बच्चे कैसे करेंगे, लेकिन 2 मिनट के लिए एग्जामिनर पे प्यार भी आता है कि मतलब इतने प्रोफेशनल एमसीक्यू कि मतलब ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है वो, कि मतलब जो आम बंदा सोच भी नहीं सकता कभी ना, वो वाले भी कभी चीजें टेस्ट कर जाता है। लेकिन इन्हीं 4 थियरीज में से, इन 4 थियरीज में से एक एमसीक्यू पक्का आना है, तो इसलिए इसको याद रखना कि पहली थियरी हो गई। क्लियर है? हाँ, फ्यूचर स्पॉट रेट भी गिवन होता है, करंट स्पॉट रेट भी गिवन होता है, वो आपसे इन्फ्लेशन रेट पूछ लेता है, या तो पीकेआर का इन्फ्लेशन रेट पूछ लेगा या और डॉलर का इन्फ्लेशन रेट पूछ लेगा। कर लोगे? कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। अगर तो नीचे वाले का इन्फ्लेशन रेट पूछा हुआ 1+HB का, किसका? देखो यहीं से हम लोग सवाल सोल्व कर लेते हैं। फ्यूचर स्पॉट रेट है 108, करंट स्पॉट रेट कितना है? 100, और 1+0.1 डिवाइड बाई 1+HB, क्योंकि ये उसने गिवन है, नहीं दिया हो। अब 1+HB को ना टोटली उठा के उधर ले जाए, 1+H, बात समझ आ जाएगी आप लोगों को? 100 को मल्टीप्लाई कर दें 1+0.1
0.1 तो ये हो गया 1.1, तो 1.1 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है क्या 110, तो 1 प्लस एच बी 110 डिवाइडेड बाय 108 कर लिया, और एच बी निकालने के लिए जो आंसर आया उसमें से -1 करो, इंटू 100 कर दो। 110 डिवाइड बाय 108 कितना आया दिखाओ 1.02 -1 2% आ गया। मुश्किल था, कर लोगे आप लोग? ओके क्लियर है, तो ये करना बड़ा बहुत ही आसान है, तो आप इसको कर लीजिए। अब 108 का था आपका फ्यूचर स्पॉट रेट, 100 का था करंट स्पॉट रेट, इंटू 1 प्लस 0.02 HC, ये गिवन है नहीं, क्लियर है बच्चों? अब 108 इंटू 1.02 यहां जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, और ये 100 यहां जाके क्या हो गया डिवाइड, और जो ये है ये H1 प्लस HC रह गया। जो आंसर आएगा इसमें से -1 कर दो, 1 भी उधर चला गया, तो इंटू 100 करना है, तो HC का पूरा आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। जरा जल्दी से करके बताओ मुझे, ये ना हो कि आप लोगों को तो पता ही है वैसे ही बता दो। हाँ तो 10% आ जाएगा, करके देखो बच्चों इसे। आ गया, तो ये इस तरीके से पूछ सकता है, क्लियर है? हो गया अली हमजा? हम्म, हम्म, ऊपर से थोड़ा बहुत ये जो करंट स्पॉट रेट है ये 100 है, तो बस वो जो एचसी और एचबी है सर उसकी में जो एचसी है वो इन्फ्लेशन रेट ऑफ फर्स्ट करेंसी, एचबी इन्फ्लेशन रेट ऑफ सेकंड करेंसी। तो जो फर्स्ट करेंसी है वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी होती है फॉरेन नहीं, डिपेंड करता है, एक्सचेंज रेट उल्टा भी दिया जा सकता है, ये तो डोमेस्टिक और उसका तो कोई लेना देना ही नहीं। डोमेस्टिक और फॉरेन का सिर्फ हमें ये देखने के लिए अंदाजा लगाना है कि आया कि एक्सपोर्टर कौन है और इंपोर्टर कौन है, यानी कि बायर कौन है और सेलर कौन है, पैसा जा किसके पास रहा है और आ किसके पास रहा है। बात समझ आ गई? सो दिस इज द रीजन। जिसके ऊपर पैसा जा रहा है वो कौन हुआ सप्लायर, सेलर, जिससे जिसके पास से पैसा जा रहा है वो कौन हुआ बायर। सर मैं पूछता हूँ कि वो जो कल वाला आपने लेक्चर सेट किया वो रेट शीट दिया उन्होंने दिया है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी बात समझ नहीं आ रही फर्स्ट करेंसी वाला कौन हो रहा है कल वाला नहीं, वो परसों वाला। परसों हाँ ये थोड़ा सा बता दें। तो वो लेक्चर लेना, उसमें क्लियर है ना सारा। अब जरा थोड़ा सा और फोकस्ड हो जाओ। IRPT पहली थी, PPP परचेजिंग पावर पैरिटी, ये है IRPT इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। क्लियर है बच्चों? हमने कहा हाँ भाई तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम्हें क्या ऐसा पॉइंट मिल गया कि तुम आ गई हो। उसने कहा देखो अली हसन, मुझे बात बिल्कुल समझ आ गई उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक the difference between exchange rate of two countries is explained by the difference between interest rate of two countries। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी वाले कहते हैं दो कंट्रीज के एक्सचेंज रेट में फर्क उस कंट्रीज के इन्फ्लेशन रेट्स की वजह से है। ये माशाल्लाह से कह रहे हैं कि दो कंट्रीज के एक्सचेंज रेट में जो डिफरेंस है ना वो किसकी वजह से है, इंटरेस्ट रेट की वजह से। मैंने कहा अच्छा, हाँ उसने कहा ये से बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा कैसे, उसने कहा करंट स्पॉट रेट क्या ऊंची इंटू 1 प्लस IC इंटरेस्ट रेट ऑफ फर्स्ट करेंसी बाय 1 प्लस IB इंटरेस्ट रेट ऑफ सेकंड करेंसी।
ये अगर आप लोग करेंगे तो आपको आपकी करेंसी कहाँ मूव करने वाली है वो निकल आएगा। यानी कि हम कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट ऑफ फर्स्ट करेंसी एंड द इंटरेस्ट रेट ऑफ सेकंड करेंसी। तो जो दो कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस दो कंट्रीज के एक्सचेंज रेट में होता है। वहां तो बच्चों फ्यूचर स्पॉट रेट निकला था। क्या निकला था? यहां क्या निकलेगा? फॉरवर्ड रेट। क्या? ऊंची आवाज में सर। फॉरवर्ड रेट क्या होता है? इसके ऊपर तो बहुत लंबी डिस्कशन है ना, ये तो हम हेजिंग मेथड में पढ़ेंगे। गौर से सुनो। आप तो नहीं कर सकते बिकॉज आप अभी छोटे हो, छोटे इन द सेंस कि आप लोगों ने कितनी फीसें जमा करवानी होती हैं? 130 पाउंड, 32 पाउंड। हमारे लिए इतना मसला नहीं है। मैंने ना 3 महीने बाद पेमेंट करनी है क्योंकि मैंने इंपोर्ट करवाई है कुछ चीजें, और उससे मुझे 3 महीने का अपने इंपोर्टर से अपने सेलर से टाइम मिला है। कितने महीने का? 3 महीने का। तो मुझे लग रहा है कि करेंसी जो है ना वो डीवैल्यू हो जाएगी इन दिस सिचुएशन। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 3 महीने में तो करेंसी क्या हो जाएगी? डीवैल्यू। मैंने कहा कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे मैं अपने रिस्क को हेज कर लूं। क्या कर लूं? क्या कर लूं अली बासर? हेज कर लूं। वैसे ग्लासेस लगाओ। वैसे ही तुम्हें नजर नहीं आता, ग्लासेस उतार के तुम देख रहे हो। समझ आ गया आप लोगों को? हेज कर लूं। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा मिज़ार बैंक वालों को कि मैंने आपकी बैंक से 3 माह बाद पेमेंट करनी है। क्लियर है? तो मुझे ये रिस्क है कि करेंसी कहीं डिवैल्यू ना हो जाए। आप मेरे साथ एक रेट जो है ना वो हेज कर लें। आप मेरे साथ एक रेट क्या कर लें? हेज कर लें। आप मेरे साथ एक रेट क्या कर लें? हेज कर लें। उसने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा पेमेंट किसमें करनी है? यूएसए में। मैंने कहा यस। उसने कहा कि हम आपके साथ एक रेट हेज कर लेते हैं 3 माह बाद, चाहे रेट फेवरेबल मूव कर जाए चाहे रेट एडवर्स मूव कर जाए, आपकी पेमेंट इसी रेट पे होगी। दिस रेट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट। दिस रेट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट। उन्होंने मुझे कहा लेट्स पाउंड में मैंने फीस जमा करवानी थी, मेरी ज्यादा फीसें थी बच्चों की। जैसे स्कैन है ना, आप सब फीसें पे करते हैं, स्कैन एंड पे फीस पे करता है। ब्रिटिश काउंसिल को बहुत लेट। क्लियर है? पैसे अपने पास जमा करता रहता है, फिर स्कैन वाले अपनी बैंक से हेजिंग कर लेते हैं उतनी देर के लिए, ताकि उनको एक्सचेंज रेट की हिट ना पड़े और उनको क्या हो जाए? फायदा। वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास तो बहुत हैवी अमाउंट है। अगर 1000 बच्चा भी फीस दे रहा है तो कितने लाखों रुपए बन जाते हैं। बात समझ आ गई आपको? भी क्या करोड़ों के? क्लियर है? बात समझ आ गई? सो दिस इज, उन्होंने मुझे कहा लिया सर 320 पीकेआर। एक तो ना मैं इस पेन से बोलता हूँ। 320 पीकेआर ओवर पाउंड। अली हसन ये रेट है जो हम तुम्हारे साथ हैच कर रहे हैं। 3 महीने बाद जो तुम्हारी पेमेंट है ना वो इसी रेट पर होगी। मैं अगर आया स्कूल से लेट गया, मैंने कहा अब तो 3 महीने बाद कोई टेंशन ही नहीं। मैं 3 माह बाद पेमेंट करने लगा, साथ मेरा एक कंपेटिटर है काशा, काशा भी पेमेंट करने आया हुआ था। असल में एक्सचेंज रेट हो चुका था 350 पीकेआर ओवर पाउंड। और मैं काशा को ऐसे देख रहा हूँ कैसे कि मैंने तो हेज किया हुआ है, मेरा तो मेरी तो पेमेंट कितने में हो रही है? 320 पीकेआर पे। बात समझ आई? तो ये फायदा है आपको हेजिंग का। तो अगला मैंने मेथड ही क्या पढ़ाना है? 2 दिन जिसपे लगने हेजिंग मेथड। तो उसमें एक तरीका क्या है? फॉरवर्ड रेट। बैंक के पास जाओ, बैंक से क्या ले लो? एक रेट हेज कर लो। बैंकों को भाई फॉरवर्ड क्या है? बैंक आपको फॉरवर्ड बताएगी। अभी भी आप किसी भी बैंक में जाकर फॉरवर्ड पूछ सकते हो कि वो 3 माह का फॉरवर्ड, 6 माह का फॉरवर्ड, 9 माह का फॉरवर्ड, साल का फॉरवर्ड कितना दे रही है। समझ लगी? फॉरवर्ड मिल गया आपको, ये लो फॉरवर्ड। 320 मिला, 350 कर लोगे आप लोग। समझ लगी कितनी आसान बात हुई? फिर मैं अगली दफा पेमेंट करने गया तो आईएमएफ ने लोन दे दिया हुआ था पाकिस्तान, और करेंसी हो गई थी 295 पीकेआर ओवर पाउंड। अब आकाशा मुझे ऐसे देख रहा है, क्यों? ये लीगली बाइंडिंग है।
आई कैन नॉट, मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं कैंसिल नहीं कर सकता फॉरवर्ड को, जो मुझे मिला है अब मुझे वो करना पड़ेगा। तो दिस इज द, दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं, आपके फेवर में भी जा सकता है और आपके एडवर्स में भी जा सकता है। अगर कम हो गया एडवर्स है क्योंकि आपने तो, आपको तो ज्यादा पे करना पड़ रहा है, ज्यादा हो गया फेवरेबल है क्योंकि आपको तो कम पे करना पड़ रहा है। तो दिस इज द फॉरवर्ड रेट। तो फॉरवर्ड रेट बैंक कैसे निकालती है? बैंक करंट स्पॉट रेट रखती है, दो कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट रखती है और आपको फॉरवर्ड रेट दे देती है। बात समझ आई कि नहीं? दिस इज द फॉरवर्ड रेट निकालने का, कर लो कि नहीं? उसको तुम अभी बीच में मत लेके आओ, वो लीडिंग एंड लैगिंग पेमेंट है, वो मैं आपको परसों सिखाऊंगा। क्लियर है? ये ऑप्शन है। हाँ यही, जब मैं रिस्क हेज करने की बात करता हूं ना, तो हम दोनों इक्वल पोजीशन पे हैं। बैंक को भी तभी फायदा है जब बैंक के फेवर में चला जाए, मुझे तब फायदा है जब मेरे फेवर में चला जाए। मैंने कल परसों आपको एग्जांपल दी थी ना, वो आदमी के 32 लाख वाली, है ना, कि नहीं दी थी? दी थी। वो जो एग्जांपल है ना, वो यही एग्जांपल है कि वो उसने रेट हेज किया था, बाद में रेट उसके एडवर्स में चला गया और वो पेमेंट नहीं कर रहा था। क्लियर है? आपको पता है एक्सट्रीम केसेस में क्या कंडीशन होती है? तुमने हमारी बैंक से पेमेंट नहीं करनी, ना करो, हम केस कर देंगे, अदालत कहेगी जितना डिफरेंस बन रहा है ना वो बैंक को पे करो, क्योंकि तुमने रेट क्या किया होता, हैज किया हुआ था। तो ये 50-50% चांस होता है ना। तो शुरू शुरू में तो आप रेट हैज कर लेते हैं, बाद में जब आपके एडवर्स में चला जाता है, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ रिस्क को 100% कम नहीं किया जा सकता, रिड्यूस किया जा सकता अप टू अ सर्टेन लेवल। बात समझ आई बच्चों? उन्होंने आपको फॉरवर्ड रेट दे दिया, क्या दे दिया, क्या दे दिया, क्या दे दिया? फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट जब दिया ना उन्होंने आपने, अब एक मुझे फॉरवर्ड रेट दिया और एक शेख साहब को फॉरवर्ड रेट दिया। अब शेख साहब एक ले मैन है, इसको तो नहीं पता, है ना। शेख साहब को फॉरवर्ड रेट मिला, शेख साहब खुशी खुशी से घर जा रहे हैं, भाई फॉरवर्ड रेट लेके आ गया हूं, अब कोई टेंशन नहीं। मैंने उसी टाइम कैलकुलेटर निकाला और मैंने परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी लगा के फ्यूचर स्पॉट रेट निकाला। क्यों? मैं ये देखना चाह रहा हूं कि जो बैंक ने फॉरवर्ड निकाला है वो और स्पॉट रेट आपस में मैच भी खा रहे हैं या नहीं। भाई स्पॉट रेट, फ्यूचर स्पॉट रेट कह रहा है कि करेंसी बढ़ के 108 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? तो मैक्सिमम फॉरवर्ड रेट बैंक को कितना देना चाहिए? 108। माशाल्लाह से बैंक ने पता मुझे कितना फॉरवर्ड रेट दिया, 110। मैंने कहा भाई इतना तो रिस्क ही नहीं, रिस्क है कि करेंसी 100 से 108 पे चली जाएगी, तुमने माशाल्लाह से फॉरवर्ड ही कितना दे दिया, 110। तो बैंक आपको ज्यादा फॉरवर्ड चार्ज ना करे, इसलिए आप परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी लगा के देखते हैं और कैलकुलेटर जब आपको बैंक फॉरवर्ड ऑफर करती है कि आया कि फॉरवर्ड जो आपको ऑफर किया गया है वो स्पॉट रेट के इक्वल है या नहीं है। मैक्सिमम रिस्क ही कितना था, 8% का, कि करेंसी 100 से 108 चली जाएगी। बैंक ने इसको पीली शर्ट में देख के तो क्या नाम लेते होते हैं, वो कर दिया जिसे कहते हैं रोजा है। तो ना बैंक ने इसको देखा, उसको बैंक को पता लग गया कि ये क्लेम है, इसको तो नहीं पता, है ना। तो बैंक ने माशाल्लाह से इसको 110 का रेट दे दिया, ये तो खुशी से घर चला गया। भाई रिस्क जब 8% का है तो मैक्सिमम फॉरवर्ड बैंक आपको कितना ऑफर कर सकती है, जितना रिस्क है। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो यही वो लाइन थी जो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा था। अब जरा ये आखिरी लाइन पढ़ो, द बिजनेस इज नॉर्मली से प्रकाशा। The businesses normally use PPP for calculation of expected spotted against the forward rate offered by banks. तो जब बैंक ने आपको फॉरवर्ड रेट ऑफर करना है तो आपने उसी टाइम परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी लगा के फ्यूचर स्पॉट रेट निकालना है और बैंक की रिलायबिलिटी को चेक करना है कि कहीं बैंक आपको तेल इन द तलहास लैंग्वेज तेल तो नहीं लगा रहा। क्लियर है बच्चों? चूना सुना था लेकिन ये तेल अचानक से कहां से आ गया? बच्चों इग्नोर 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 इग्नोर। आगे आपको बात समझ आ गई? दिस इज द फॉरवर्ड रेट।
द करेंसी जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है उसकी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी, जिसका इंटरेस्ट रेट कम है उसकी करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। तो IRPT समझ आया। लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ये देखो, वो कहते हैं 3 माह का फॉरवर्ड निकाल के दो। कितने माह का फॉरवर्ड निकाल के दो? 3 माह का। आपने जो ये इंटरेस्ट रेट्स है, ये जो इंटरेस्ट रेट है ये हमेशा पर एनम दिए होते हैं, आपने इसको 3/12 कर लेना है, बस इतना करना है और आपको बस 3 माह का फॉरवर्ड निकल आएगा। क्लियर है बच्चों, समझ आ गई? तो जो 3 माह में रिस्क ज्यादा है, 6 में, 9 में या 12 में? 12 में सबसे ज्यादा, 9 में उससे कम, 6 में उससे कम, 3 में उससे कम। एक दफा पेपर में उसने सवाल दे दिया 3 माह का फॉरवर्ड कम होता है 6 माह का फॉरवर्ड से, बच्चों ने कहा नो इट इज नॉट पॉसिबल। फिर फिटे मुंह तुम लोगों को, वाकई पॉसिबल है। 6 माह में रिस्क ज्यादा है, 3 माह में रिस्क कम है, तो 3 माह का फॉरवर्ड कम होगा 6 माह के फॉरवर्ड से, 6 माह का फॉरवर्ड कम होगा 9 माह के फॉरवर्ड से, 9 माह का फॉरवर्ड कम होगा 1 साल के फॉरवर्ड से। जितना लेस रिस्की उतना लेस रेट, रिड्यूस रेट। अब आपको समझ आई IRPT थ्योरी? इधर देखो बच्चों, क्वेश्चन कर लोगे इसका, फॉरवर्ड रेट निकाल लोगे? बिल्कुल। फॉरवर्ड रेट कैसे निकालना है, कैसे निकालना है? इस फॉर्मूले से, जैसे आपने परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के थ्रू फ्यूचर स्पॉट रेट निकाला था, लेकिन वहां आपने इन्फ्लेशन रेट को नहीं छेड़ना, क्योंकि इन्फ्लेशन पर एनम ही आपने लेनी है, इन्फ्लेशन पर एनम ही आपने लेनी है। बट यहाँ 3 माह का फॉरवर्ड 6 का, 9 का या 1 साल का होता है, तो आपने अपने पर एनम के इंटरेस्ट रेट्स को दोनों कंट्रीज के, उसको 3/12, 6/12 या 9/12 कर ले। कर लोगे आप लोग? तो इस तरीके से। तो बच्चों दूसरा तरीका, वो एक कंट्री का इंटरेस्ट रेट भी पूछ सकता है और दूसरी कंट्री का इंटरेस्ट रेट भी पूछ सकता है। तो जैसे मैंने ऊपर कैलकुलेशंस की हैं वैसे ही आपने यहाँ कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है, बात समझ आ गई? IRPT वाले जो है ना माशाल्लाह से बड़े खुश हुए कि हमने परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के टक्कर में ना एक नई थ्योरी दे दी। साथ ही कोई बंदा उठा, उसने कहा IRPT वालों, होश में तो हो, क्या रहे हो तुम लोग? तुम लोग कह रहे हो द करेंसी विद विच हायर इंटरेस्ट रेट करेंसी विल बी द डी वैल्यू, लोअर इंटरेस्ट रेट करेंसी विल बी द एप्रिशिएट। दिमाग ठीक है तुम लोग? हमने कहा परचेजिंग IRPT वाले परेशान हो गए। उसने कहा रीजन क्या हुआ? मैंने कहा होना क्या था, जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा वहां पर तो फॉरेनर्स को आना चाहिए, ज्यादा बच रहा है। 100 रुपया एक बंदा लेके आता है, यहाँ इंटरेस्ट रेट 40 है और एक 60 है, 40 हुआ तो 140 हो जाएगा, 60 हुआ तो 160 हो जाएगा। तुम कह रहे हो तो कंट्री विद विच हायर क्या इंटरेस्ट रेट लोअर द वैल्यू। समझ लगे? लोअर इंटरेस्ट रेट हायर द वैल्यू एप्रिशिएट। बात समझ आ गई? हमने कहा गड़बड़, IRPT वाले इसका जवाब नहीं दे सकते। थ्योरी दे दी, जवाब नहीं दिया। फिर तुम्हें पता है जवाब देने के लिए बाप को तो आना ही पड़ता है, तो फिर आया बाप, उसे बोलते हैं फिशर। क्या याद रखना, अगर फिशर नहीं होता तो आपके F9 ना होता। फिशर इज द फादर ऑफ फाइनेंस। आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल फिशर के बनाए हुए R के फॉर्मूले के बगैर इनकम्प्लीट है। आपके इंटरेस्ट रेट, आपकी इन्फ्लेशन, आपकी करेंसी वैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, सब फिशर के बगैर इनकम्प्लीट है। जब जब फाइनेंस का नाम लिया जाएगा फिशर पढ़ाया जाएगा। विदाउट फिशर बिजनेस आर इनकम्प्लीट। तो ये पापा जी आए, उन्होंने कहा इधर देखो जरा गौर से सुनो। उन्होंने कहा कि ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला किसने दिया? फिशर ने। किसने दिया? फिशर ने। ये देखो, उसने कहा 1+m इज इक्वल टू 1+i। ये मैं इन्वेस्टमेंट रिजल्ट में भी पढ़ाऊंगा। और 1+r। ये पाकिस्तान का है, ये USA का है। हम दोनों अपना जो इंटरेस्ट रेट निकालते हैं ना R इक्वल टू 10%, 12%, वो कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से। किससे निकालते हैं? और वही यार हम यहां रखते हैं।
और फॉरवर्ड रेट निकालते हैं। उसने कहा अली हसन एम होता है मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या? ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो मार्केट में चल रहा है, मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट या नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई होता है इन्फ्लेशन रेट। क्या? और आर होता है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या? दोबारा। उसने कहा अली हसन दो कंट्रीज के जो रियल रेट होते हैं ना, ये सेम होते हैं। क्या होते हैं? दोबारा 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 दोबारा। ये देखो, बैंक जाओ, बैंक को सर व्हाट इज द रियल रेट, वो आपको एक अमाउंट देगा। यूएस से फोन करो, सर व्हाट इज द रियल रेट, वो आपको जो अमाउंट देगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पाकिस्तान के रियल रेट के अकॉर्डिंगली होगी। यूके फोन करो, सर व्हाट इज द रियल रेट, वही अमाउंट होगी जो आपको बैंक देगा। थाईलैंड फोन करो, जर्मनी फोन करो, कहीं भी फोन कर लो, पूरी दुनिया में रियल रेट सेम है। तो सर असल रेट में फिर डिफरेंस किस चीज का है? इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन जब इंटरेस्ट रेट के साथ मैच होती है, मैं आपको बताता हूँ, 4% चल रहा है रियल रेट। कितना चल रहा है? पाकिस्तान में कितना है इंटरेस्ट रेट? 12। 4 और 12, 8%। जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है? इन्फ्लेशन की वजह से। वहां लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है 5-6 पे, क्योंकि पहले तो वो नॉन इन्फ्लेटेड कंट्रीज थे, इन्फ्लेशन थी ही नहीं। लेकिन अब वहां पर भी इन्फ्लेशन आ गई है, लेकिन मिनिमम 1-2%। तो 4 में 1-2 ऐड हुआ तो 5-6 तक पहुंचा। पाकिस्तान में 8% ऐड हुआ, 12 पहुंचा। 12 भी कुछ 14 है इंटरेस्ट रेट, 10% के का है, 14% है, 14 समथिंग चल रहा है। मुझे वो आता है ना रिटर्न मिजान बैंक से, तो 14 चल रहा है, 14 पॉइंट कुछ, मतलब 15 के लगभग है। इसका मतलब है दो कंट्रीज के जो इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस होता है ना, वो उन दो कंट्रीज, वो भी इन्फ्लेशन की वजह से। तो सर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी वालों ने डायरेक्टली बता दिया कि दो कंट्रीज के एक्सचेंज रेट में फर्क वो दो कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट के फर्क की वजह से है। आईआरपीटी वाले भी बात सेम ही कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली। वो कहते हैं दो कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट में फर्क दो कंट्रीज में एक्सचेंज रेट के फर्क की वजह है। क्यों? असल में वो क्या बात कर रहे हैं? हाई इंटरेस्ट हाई इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट लो इन्फ्लेशन। तो हाई इंटरेस्ट, तो अब आपको बात समझ आई? बात समझ आई? मुझे तो टेंशन हो गई, एक कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, एफडीआई को वहां आना चाहिए, रेमिटेंस आएगी वो भी ज्यादा हो जाएगी, है ना? फिर कैसे आप लोग कह रहे हैं कि हाई इंटरेस्ट डिवैल्यू द करेंसी, लो इंटरेस्ट एप्रिशिएट द करेंसी? असल में बाद में फिशर ने बताया कि भाई हायर इंटरेस्ट की वजह ही क्या है? हायर इन्फ्लेशन। लोअर इंटरेस्ट की वजह क्या है? लोअर इन्फ्लेशन। दोनों थेरीज कंसीडर किसको कर रही हैं? किसको कर रही हैं? इन्फ्लेशन को। एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। दिस इज द फिशर। तो तीन थेरीज हो गई, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, आईआरपीटी थ्योरी और फिशर। इन तीनों को मैंने मैच भी करना है आपस में ना, बाद में मैच करता हूं। अभी फिलहाल आप लोग इसको एक दफा रीड कर लो। दैट इज आईआरपीटी थ्योरी, तलहा यकूब। यहाँ पे पढ़नी है। आईआरपीटी। This concept says that difference between two currencies first can be explained by interest rate structure in the country. यस। According to IRP, a country with a higher interest rate structure normally has a currency at discount in relation to another country has a low interest rate structure and vice. वही बात आ गई, हाई इंटरेस्टेड कंट्री lower will be the value of currency, lower interest in country higher will be the value of currency। वही बात आ गई ना, हायर इंटरेस्ट डेप्रिशिएट द करेंसी, लोअर इंटरेस्ट एप्रिशिएट द करेंसी। मतलब क्या है? हायर इंटरेस्ट हायर इन्फ्लेशन, और हायर इन्फ्लेशन तो डेप्रिशिएट द करेंसी, लोअर इंटरेस्ट लोअर इन्फ्लेशन एंड एप्रिशिएट द करेंसी। हसन लुलू को जगा दो, नहीं जगा, तो आंखें क्यों बंद थी? देखना भी
तुम ऑडियो, कल से तुम क्लास में ना आना, उसको कहना वो मोबाइल ऑन कर लेगा, ऑडियो लो कर बैठ के, वीडियो की तो जरूरत ही नहीं है। रोजे आए हैं, कोई मर नहीं गए तुम लोग कि तुम लोगों को नींदें आ रही हैं? हालांकि तुम लोगों की क्लास का टाइम क्या है? 1:30 बजे, 1 बजे लेट्स सपोज, मतलब क्या रोजा लगने का? बाहर ना धूप में तपश है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो छोटी ईद है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की तरफ मूव कर रही है, और बड़ी ईद अब आएगी माशाल्लाह से सही गर्मी में। क्लियर? तो ज्यादा वो ना करो, आगे पढ़ो। फिशर इफेक्ट, अली हमजा। This concept tells us the relation between interest rate and inflation. It assumes that real interest rate between two economies is same and nominal interest rates are different because of inflation. बात समझ आ गई? वही बात कर रहा है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। नेक्स्ट, Countries with relatively high rate of inflation generally have high nominal rates of inflation. Partially because high interest rates are a mechanism of reducing inflation. ये दोनों फॉर्मूले तो वही है, 1+r इंटू 1+i, तो क्या आ जाएगा 1+m। समझ लगे? 1+ मनी रेट इज इक्वल टू 1+i और 1+r। कर लोगे तो रियल रेट मतलब वर्किंग होता है, क्या? रियल रेट जो होता है और वर्किंग सेक्टर। हाँ, बात समझ आ गई? एक्सपेक्टेशन थ्योरी, क्या? एक्सपेक्टेशन थ्योरी। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या फर्क है, वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए था। इंटरेस्ट है क्या? कोई बच्चा मुझे इंटरेस्ट की डेफिनेशन बता सकते हैं? कोई बच्चा? तरह याकूब, legendary in the class of F9। किसी दूसरे का पैसा इस्तेमाल करने के लिए जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं या रिसीव करते हैं, डेट इज द इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फॉर यूजेज ऑफ मनी इज द रियल डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, बैंक आपका पैसा इस्तेमाल कर रही है तो वो आपको इंटरेस्ट देगी। आपने बैंक से लोन लिया, आप बैंक का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बैंक को इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट देने की वजह क्या है? 3 वजूहात है। कितनी वजूहात है? ऊंची वजूहात सुन लो 3। पहली, आज माशाल्लाह से ये जो है ना आपके सामने बैठे हुए काशा, इन्होंने मुझसे 1 लाख उधार लिया। लिया नहीं, मैं दूंगा भी नहीं, लेकिन फिर भी इसने मुझसे क्या लिया? 1 लाख रुपया उधार लिया। इसने कहा सर मैं 1 साल तक वापस कर दूं। मैंने कहा ठीक है। 1 साल बाद आया, लाख रुपया मुझे पकड़ा। मैंने कहा हेलो काशा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? इसने कहा सर क्या हुआ? मैंने कहा भाई साल में इन्फ्लेशन हो चुकी है, जो आज चीजें मैं 1 लाख की खरीद सकता हूं ना वो 1 साल बाद नहीं खरीद सकता। मुझे अभी भी याद है किसी वक्त में हमारे घर में ग्रोसरी का सामान 30, 40, 50 तक आ जाता था। लाख क्रॉस करके करे हुए सदियां हो गई। लाख अब 2 लाख क्रॉस करने वाला हो गया। ये क्या है? आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। जो आज मैं बंडल ऑफ गुड्स खरीद सकता हूं वो 1 साल बाद नहीं खरीद सकता। पिछले साल चले जाए, रमजान में 400 तक भी घी का पैकेट था, 600 का घी का पैकेट है। तो जहां 1000 में 2.5 घी के पैकेट यानी कि 2 घी के पैकेट और 200 बच भी रहा था, वहां 1 घी का पैकेट आके 400 बच रहा है, दूसरा घी का पैकेट 1000 में आ ही नहीं रहा। तो मुझे इससे इन्फ्लेशन की कंपनसेशन भी चाहिए। नंबर 2, अपॉर्चुनिटी टू री इन्वेस्ट। साल पैसा इसको मैंने पकड़ाए रखा, अगर मैं इसको बैंक में जमा करवाता ना 1 लाख को, 14% इंटरेस्ट रेट, टैक्स भी कट जाता तो 11,000 रुपए का प्रॉफिट होना था। इसको पैसा देने की वजह से 11,000 नहीं आ रहा, तो ये 11,000 भी मुझे कौन देगा? ये। तो कितनी चीजों की कंपनसेशन होगी? 2। कौन कौन सी? और अपॉर्चुनिटी टू री इन्वेस्ट। तीसरा, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। भाई रिस्क भी तो है, हो सकता है साल तक तू ना हो सकता है मैं ना हूं, हो सकता है दुनिया ही ना हो, जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। समझ लगे आप लोगों को? तो रिस्क की भी कंपनसेशन मुझे इससे चाहिए।
तो कितने पॉइंट की कंपनसेशन चाहिए? 3। कौन कौन सी? पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में मुझे कितने पॉइंट्स की कंपनसेशन चाहिए? 3। इन्फ्लेशन, अपॉर्चुनिटी टू रीइन्वेस्ट एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सर यूके में तो इन्फ्लेशन है ही नहीं, तो क्या वहां पे लोगों को फ्री में लोन मिल जाता है? नहीं, वहां 2 पॉइंट्स की कंपनसेशन चाहिए, अपॉर्चुनिटी टू रीइन्वेस्ट और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इन्फ्लेशन तो है ही नहीं, इसे बोलते हैं रियल रेट। विदाउट इन्फ्लेशन जब 2 पॉइंट्स की कंपनसेशन मांगी जाती है, दैट इज रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब वो कंट्री जिसमें इन्फ्लेशन भी हो तो फिर 3 पॉइंट की कंपनसेशन मांगी जाती है, दैट इज मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रियल रेट पूरी दुनिया में सेम है, क्योंकि 2 रिस्क तो हमेशा रहेंगे, अपॉर्चुनिटी टू रीइन्वेस्ट भी और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी। हाँ, एक रिस्क है जो अवॉइड किया जा सकता है, दैट इज इन्फ्लेशन। जीरो इन्फ्लेटेड कंट्रीज में इन्फ्लेशन नहीं है, रियल रेट पे ही आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। इन्फ्लेशन है, मनी रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जिसके अंदर इन्फ्लेशन भी शामिल हो। आज बैंक के बंद है वैसे, आपको समझ आ गई बात? तो ये फर्क है रियल और मनी रेट में। वैसे कि मैं F2 में भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लियर है बच्चों? बात समझ आ गई? तो ये मनी रेट रियल रेट। चौथी थ्योरी कौन सी थ्योरी? फोर्थ थ्योरी। हेलो, इधर एक्सपेक्टेशन थ्योरी। क्या? ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन होती क्या है बता देता हूँ। फॉरवर्ड रेट और फ्यूचर स्पॉट रेट क्या होने चाहिए? इक्वल। फॉरवर्ड रेट और फ्यूचर स्पॉट रेट क्या होने चाहिए? इक्वल। क्यों सर? रीजन भी तो कोई होगा ना, मैं रीजन नहीं दिया था ना। अगर इनके अंदर कोई डिफरेंस हुआ तो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस की वजह से ये डिफरेंस निग्लिजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जैसा कि एक तो सिनेरियो आपने देखा कि मिजान मैग ने इसको तेल लगाया कि इसको ज्यादा हायर रेट पे हो दिया। दूसरा सोचो, अगर बैंक ने फॉरवर्ड रेट ऑफर कर दिया स्पॉट रेट से कम, दोबारा मुझे लगता है फ्यूचर में करेंसी कहाँ जाने वाली है? 108 पे। बैंक कितने पे रेट ऑफर कर रही है? 106। तो इन्वेस्टर्स पता क्या करेंगे? बैंक बन जाएंगे। वो बैंक के साथ जाके हेजिंग करेंगे, बाद में 106 पे लेके मार्केट में 108 पे ट्रेड करेंगे और 2-2 रुपए का क्या कमाते जाएंगे? प्रॉफिट। और वो तब तक करते रहेंगे जब तक ये फर्क खत्म नहीं हो जाता। तो बैंक चाहेगी कि कोई और बैंक बन जाए, स्प्रेड कोई और कमा ले। तो बैंक हमेशा फॉरवर्ड और फ्यूचर स्पॉट ट्रेड को इक्वल ही रखती है। उतना ही फॉरवर्ड दिया जाता है जितना फ्यूचर स्पॉट रेट होता है। अगर फॉरवर्ड रेट कम हुआ तो इन्वेस्टर्स लोअर मार्केट में खरीदेंगे, हायर में जाके बेचना शुरू कर देंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे होता है काम। मेरी मतलब कजन है, मतलब वो मतलब यूके में होती है। उसके पास ना मतलब उसने यहाँ पैसे भेजने होते हैं ना, मतलब वो जितने भी लोग हैं बाहर काम करते हैं, उन्होंने यहाँ पैसे भेजने अपनी फैमिलीज को, है ना। वो उनको कहती है कि यहाँ मैं आपकी फैमिलीज को पैसे पहुंचा दूंगी और वहां आप लोग मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भेज। बात समझ आई? यहाँ वो उनकी फैमिलीज को पैसे दे देगी और वहां उनको, पता क्यों? वो दरमियान में से एक्सचेंज रेट हटा के ना, तो जो स्प्रेड है ना, वो उसकी इनकम का मेजर पार्ट है। और इस उसने ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें तकरीबन तकरीबन भी ना वो महीने का 70-80 लाख रुपया ऐसे निकाल जाती है। मुझे रेमिटेंस आनी थी 2000 पाउंड। कितने पाउंड? कितने पाउंड? 2000 पाउंड। गूगल रेट पे मैंने कहा अगर तुम जाओ बैंक में, अब तो गौर से सुनना, तुम जाओगे बैंक में तो तुम्हें कौन सा रेट मिलेगा? लोअर रेट मिलेगा ना। तो मैं तुम्हें कहूंगा गूगल रेट ले लो।
जो उस टाइम का मार्केट रेट है ना वो मैं तुम्हें देता हूँ। ले लिया उसने, इधर से पैसे मैंने तुम्हें पाकिस्तान में कैश में दिए, उधर से तुमने मेरे बैंक अकाउंट में करवा दिए। अब मैंने तुमसे किस पे लिया, मार्केट रेट पे, तुम्हें उसकी हिट पड़ी और मैंने उसको आगे क्या किया, सेल किया महंगा अमेजोन पे, फिर उसके ऊपर ये जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको सेल किया। तो 2000 पाउंड है, और अगर 1 पाउंड के पीछे भी मुझे पाकिस्तानी रुपीज में अगर बचे 30 रुपए भी बचे, नहीं 10 कहाँ, 30 30 35 35 का फर्क आता है। हाँ तो समझ लग गई। तो अगर वो आपको बच रहा है तो 2000 के पीछे कितना बच गया। तो जब इतने ज्यादा अब तो लोग हो गए हुए हैं, तो कितने लोग हैं जो रेमिटेंस यहाँ भेजते हैं, जो मिलता है उसको वो कर 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 1 मिनट भी नहीं लगता, वो वहां बैंक में ट्रांजैक्शन, वो यहाँ उनके घर ट्रांजैक्शन। तो उसने अपने पास ना बल्क में जो पीछे पैसा है ना वो करोड़ों में रखा हुआ है। क्यों, एक बंदे से तुम्हें अचानक से 10,000 20,000 पाउंड मिल जाए तो क्या फिर बैठे रहना है किसी से मांगने, तो उसको फौरन दो उसकी फैमिली को और वहां उससे पैसा ले लो, दोनों का फायदा। इधर वाले भी एक्सचेंज रेट की हिट से बच गए, उसको ये फायदा कि उसको लोअर पे मिल गया, हायर पे सेल कर देगी। तो जब आपको ये चीज लोअर पे मिलती है तब उसको हायर पे क्या करते हैं, सेल करते हैं और खुद बैंकर बन जाते हैं। इसलिए बच्चे मैं आपको बता रहा था कल कि इस दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान रैशनल पढ़े लिखे लोग बन जाते हैं। उन्हें पता है कहाँ किसको, हुंडी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कंसल्टेंट्स लेके आए थे। वो कंसल्टेंट्स जो फाइनेंस कंसल्टेंट्स थे, उन्होंने हुंडी का कॉन्सेप्ट निकाला, कैसे बचाया जाए, क्या एक्सचेंज रेट की हिट से कैसे बचा जाए। टैक्स कंसल्टेंट ने आपको बताया टैक्स चोरी कैसे किया जाए, छुपाया कैसे जाए। इस तरीके से मेरी कजन है, मतलब वो डॉक्टर है, मतलब फैसलाबाद में डी ग्राउंड में बैठती है वो, उसका सालाना टैक्स ही ना तकरीबन कोई 30-40 लाख से भी ऊपर है। क्यों, पहले ये जाते हैं इंसानियत की खिदमत, पहले ये जाते हैं इंसानियत की खिदमत। सर हमाद का टैक्स सालाना 7.5 लाख रुपए है सर, आकिल किरमानी का टैक्स 16 लाख रुपए है सालाना। इनकम है ना, तो कहते हैं ना किसी की इनकम का अंदाजा लगाना हो ना, इनकम तो कोई नहीं बताता, टैक्स पूछ लो, टैक्स बता देते हैं, हाय मुझे इतना देना पड़ गया, इतना देना पड़ गया ना, तो टैक्स का तो रेट ही इनकम टैक्स का पाकिस्तान में कम है, तो उसका उसको डिवाइड बाय 0.2 करो, इंटू 0.8 करो, पता लग जाएगा साल में कितना चूना लगाया आप लोगों ने। समझ लग गई। तो इस तरीके से होता क्या है, पहले इंसानियत की खिदमत करने के लिए डॉक्टर बनते हैं, फिर कंसल्टेंसी फी 2000, ऑपरेशन फी कितनी, 1.5 लाख, छोटे की 1 लाख, नॉर्मल की 70,000। और जिसका नॉर्मल भी हो रहा हो, नहीं सर नॉर्मल हो ही नहीं सकता, नॉर्मल तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं अक्सर उसको छेड़ता होता हूँ कि तुम्हारे हॉस्पिटल में कभी आज तक तुमने कहा है कि कोई नॉर्मल केस भी हुआ है, तुम्हारे हॉस्पिटल में हमेशा सिजेरिंग ही होती है। 1.5 लाख जो है वहां पे और वहां 70,000, डबल का फर्क जो है। तो इन लोगों इन डॉक्टर्स को अक्सर ना गवर्नमेंट से निकाला भी जाता है इन हरकतों की वजह से, इसको भी निकाला गया था। हाँ वहां से प्राइवेट क्लिनिक बनाती है, उठाया पेशेंट वहां, उठाया पेशेंट वहां, उठाया पेशेंट वहां। मेरी ख्याल है वो डॉक्टर है, उनको ना मतलब इतनी रेपुटेशन खराब है पूरे टोबा में कि लोग कहते हैं कि इसके पास जाने का मतलब है बच्चे ही मारना। क्यों, एक ही डॉक्टर है, मतलब 2-3 डॉक्टर्स हैं वैसे तो उनकी ड्यूटी होती है, डॉक्टर सदीका वकास की, मतलब कि क्यों, प्राइवेट क्लिनिक में मिलेंगे आपको, आपको कहेंगे हेलो फुल फंबल अंदाज में, और हॉस्पिटल में मैं उनको लेने गया खाला को, तो सिस्टर को लेने गया था, मैंने कहा चलो खाला से मिलाता हूँ। खाला क्लिनिक में गया, एक औरत बेचारी प्रेग्नेंट थी और वो खड़ी थी, तो उसने टेबल पे हाथ रख लिया ना, उससे मतलब एक तो वार्ड ऊपर बनाया हुआ है तो वो बड़ा मसला होता है, तो टेबल पे हाथ रख लिया, क्या मसला है, क्या हो गया पीछे, मतलब मैं को खाला बस करे, मैं अपना उनका भांजा था, मुझे बिठाया, पेशेंट बाहर खड़े हैं ना, मेरे साथ बातें गप्पे, मुझे लगा कि खाला ने ना मुझसे बातें गप्पों के चक्करों में ना बाहर लोगों का बेड़ा कर देना, मैं तो निकला वहां से। उनका खाला लोगों का इलाज भी कर लें कि अब लोग बाहर इतनी ज्यादा, फिर वहां पे मेल वार्ड में अब मेल्स का जाना अलाउ नहीं है ना, तो मतलब इतना ज्यादा अगर कोई भाई लोगों के साथ अक्सर फीमेल्स नहीं है, ब्लड का अरेंज करना है वो मेल्स ने करना है, नजर ना हो तो मुझे यहाँ पे दफा हो जाओ भाई, ये वो दफा दफा। क्यों, वो बेचारी गरीब आवाम कोई पूछने वाला नहीं, रैप्टा मारा हो एक अगर टिकाने आ जाए प्राइवेट क्लिनिक में, या कोई जरा थोड़ी स्ट्रॉन्ग आगे से पार्टी हो, वो गरीब बेचारे प्राइवेट फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ जाते हैं, पर ये वहां पर बैठी हुई ये कर रही है।
वहां पे, और इतना पेशेंट सारा वहां जाते हैं इनके अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में, तो वहां पर तो कोई गाली भी दे देना, सर नो प्रॉब्लम प्लीज बैठे बात तो सुनो, वहां क्लाइंट समझा जाता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्लाइंट नहीं समझा जाता, उसको समझा जाता है एसेट, मलकियत है भाई, जैसे मर्जी। तो इवन के जल्दी खाला ने कहीं जाना था, तो खाला क्यों ने जल्दी जाना था कहीं पे, तो एक बच्चा जिसकी अल्ट्रासाउंड देख के बता, मेरे जैसा बंदा बता सकता है कि बच्चा थोड़ा सेहतमंद था, है ना, उसकी नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। प्राइवेट होता फौरन सिजेरिंग करनी थी, गवर्नमेंट में कौन सा सिजेरिंग के पैसे है, उसी में होती है सिजेरिंग। सिजेरिंग बचाने के लिए उस बेचारी औरत के 6 साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद दी थी, उसकी डेथ हो गई बच्चे की, बहुत ज्यादा। मेरी खाला पे FIR भी हुई, सब कुछ हुआ, इनको FIR से क्या फर्क पड़ा, 2 मिनट में FIR खारिज, कोई पर्चा कोई कुछ नहीं, खाला को जेल तक नहीं जाना पड़ा, पुलिस में तक नहीं जाना पड़ा, इनको पैनल ऑफ लॉयर्स आ जाते हैं आगे इनको बचाने के लिए। उस बेचारे की, मेरे सामने ये वाकया हुआ है, अगर मेरे सामने ना हुआ होता तो चलो मैं कह देता, ये पता मेरे सामने नहीं, मेरे आंखों के सामने वो औरत इतना रो रही थी, उसकी दादी उसका बाप, कि मतलब इस तरीके से, और मेरे दिल से बददुआएं निकल रही थी। खाला इवेंचुअली अब्दुल्ला को ना प्रॉब्लम बता दे, खाला को बददुआएं दे रहा, तो इसीलिए ना एक्सपेक्टेशन थ्योरी, बात समझ आ गई। दोनों रेट सेम होने चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स लोअर मार्केट से खुद बैंक ना बन जाए ना। अब देखो माशाल्लाह से जिनके पास थोड़ा सा नॉलेज था तो उन्होंने कैसे अपना एक सेटअप किया हुआ है भाई। एक आप बैठे कहाँ पे, यूके पाकिस्तान में भी आ जाओ, मेरे तो ख्याल में तो उसको काम छोड़ देना चाहिए सारा, उसको तो आ ही यहाँ जाना चाहिए। 70-80 लाख मुंह से कहने की बात होती है, हाँ, और इतनी ज्यादा अवाम है जो रेमिटेंसेस बेचती हैं और ये वो। तो अहमद भाई को जब भी अमेजोन में पैसे चाहिए होते थे तो अहमद भाई उससे लेते थे पैसे ना। तो लेकिन शुक्र करो उसने थोड़ा सा ख्याल ही कर लिया कि अहमद भाई को लोअर रेट पे दे देती थी, पता लगता है मुझे कहती अहमद भाई से कमीशन लेके दो। वो कहते हैं कमीशन वाला बंदा जो है ना एजेंट, ये किसी का सखा नहीं होता, मतलब इनको मैंने बड़ा ट्राई करके देखा है, ये हमेशा अपनी फट्टी बीच में लगाए जाते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी एजेंट्स हो या मोटर व्हीकल या कोई फैक्टर्स वगैरह हो, सारे ऐसे हैं। पढ़ो इससे बच्चों एक्सपेक्टेशन थ्योरी को। अब्दुल्ला जफर, Future spot rate and forward spot rate should be equal. If temporary differences arises between these two rates, it will be reduced to true expectation of investor over the time. For example, if the forward rate is lower than the future spot rate, investor will start buying in forward rate and start selling in future spot market until the difference is जब तक डिफरेंस खत्म नहीं हो जाता तब तक आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि फ्री का है ना। 0.5 का भी डिफरेंस हो तो 2000 हो तो 0.5 इंटू 2000 तो 1000 तो बच ही रहा है ना, तो मैं तो फौरन बेचूंगा, तो डिफरेंस जब तक नेग्लिजिबल नहीं हो जाता। इसके नीचे फॉरवर्ड इक्विवेलेंस थ्योरी, क्या बच्चों, आप जिस भी बंदे से मिलेंगे ना इन द ACCA, जिसने कहीं से भी पढ़ा होगा F9, वो आपको बताएगा टेबल हमें कटवा दिया गया, टेबल हमें आता नहीं, याद नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, इस टेबल में से सवाल आ जाए तो कोई बच्चा सोल्व नहीं कर सकता, है ना। बहुत बातें, इतने र्यूमर्स हैं कि ये मैं आपको बता ही नहीं सकता। और ये टेबल आपको 2 मिनट में हिफ्स होने वाला है, दोबारा कोई सवाल इसका आपका गलत नहीं होगा। 4 थेरीज आप लोगों ने पढ़ ली, बस इसको समझने का तरीका देखो कि पेपर में आपने जज कैसे करना है। कभी कोई सवाल गलत हो ही नहीं सकता, तो पता नहीं बच्चे क्यों क्वेश्चन गलत कर, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में गलती कर आते हैं, लेकिन इस टेबल में मैंने आज तक उनको नहीं देखा कि उन्होंने गलती की हो। तो आप लोगों ने भी गलती नहीं करनी, वरना ये टेबल टीचर्स भी नहीं पढ़ाते। मतलब हमें भी वहां पर ये कह दिया गया था कि क्योंकि क्लास को समझ ही नहीं आया, एक दिन उन्होंने पढ़ाया मतलब थोड़ा बहुत, अगले दिन बच्चे कहते ये वो, तो सर ने कहा कि छोड़ दो रट्टा मार लो। तो फिर ना जब दूसरा दिन हुआ ना तो मैंने इसको अपनी सिस्टर से थोड़ा सा समझा, इसको तैयार किया, अगले दिन जाके फिर मैंने पूरी क्लास को करवाया कि ये बहुत आसान है, तो इसको ज्यादा मतलब टफ समझने की जरूरत नहीं है। अब गौर से सुनो, सबसे पहले पे थ्योरी आपको क्या पढ़ाई गई, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में आपने क्या निकालना था, फ्यूचर स्पॉट रेट, करंट स्पॉट रेट आपको गिवन था, और वो आता कैसे था, दो कंट्रीज के इन्फ्लेशन रेट के डिफरेंस की वजह से। इधर देखो, इधर ना किसी ने देखा तो उसका तो ये चला गया टॉपिक ना,
1 प्लस एच सी बराबर 1 प्लस एच, ये क्या है अब्दुल्ला जफर, ये क्या है? दो कंट्रीज के इन्फ्लेशन रेट में डिफरेंस, इसकी वजह से किन दो चीजों में डिफरेंस आता है अली हमजा? हाँ, एक्सचेंज रेट, करंट स्पॉट रेट एंड फ्यूचर स्पॉट रेट में, एस नोट और एस वन। एस नोट करंट स्पॉट रेट, एस वन फ्यूचर स्पॉट रेट। इन दोनों में जो डिफरेंस की वजह है वो क्या है? ये दोनों फॉर्मूले में यही पड़ा है। तो इसका मतलब है ये जो साइड है ये कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है? परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। एक साइड को मैंने इक्वल कर दिया। यहां तक किसी को मसला है तो मुझसे पूछ लो। फॉर्मूला पढ़ाया आपको कि दो कंट्रीज के एक्सचेंज रेट में फर्क की वजह दो कंट्रीज के इन्फ्लेशन रेट से, तो मैंने करंट स्पॉट रेट से फ्यूचर स्पॉट रेट निकाला, सिर्फ एड लेस किसको किया? दो कंट्रीज के इन्फ्लेशन रेट को। तो ये दो कंट्रीज की इन्फ्लेशन रेट है और इसके नीचे करंट स्पॉट रेट एंड फ्यूचर स्पॉट रेट, और इसको कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है? परचेजिंग पावर पैरिटी। आईआरपीटी वाले कहते हैं, तो देखो 1 प्लस आई सी डिवाइड बाय 1 प्लस आई बी, इससे वो क्या निकालते हैं? ये तो दो कंट्रीज के क्या है? इंटरेस्ट रेट। इसकी वजह से किन दो चीजों में फर्क आता है? शेख बताओ। फॉरवर्ड रेट और करंट स्पॉट रेट में, किसमें? ये करंट स्पॉट रेट और ये फॉरवर्ड रेट। तो ये कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है? आईआरपीटी। पिछली दफा पेपर में सवाल आया, द थ्योरी which explains the difference between interest rate of two countries and the difference between current spot rate and forward rate। तो वो कौन सी थ्योरी थी? आईआरपीटी। पेपर में सवाल आए, the difference between the theory which explains the difference between inflation rate of two countries and current spot rate and future spot rate, तो वो कौन सी थ्योरी है? परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। क्लियर है बच्चों? दो साइडें मैंने इसको क्या कर दी? बराबर। इसका नाम है फोर वे इक्विवेलेंस थ्योरी। इसकी चारों साइडें बराबर होनी चाहिए, थ्योरीज भी चाह रही हैं। ओके, ये दो कंट्रीज के कौन से रेट है? ये दो कंट्रीज के कौन से रेट है? इन्फ्लेशन रेट। ये दो कंट्रीज के कौन से रेट है? इन दोनों की वजह क्या है? ये दोनों इन्फ्लेशन। तो ये भी क्या साइड क्या है? बराबर। जितना डिफरेंस यहां होगा उतना ही डिफरेंस यहां होगा, जितना डिफरेंस यहां होगा उतना ही डिफरेंस यहां होगा, जितना डिफरेंस यहां होगा उतना ही डिफरेंस यहां होगा। तीनों साइडें बराबर होगी। जो डिफरेंस वहां है वही डिफरेंस यहां है, जो डिफरेंस वहां है वही डिफरेंस यहां है, और जो डिफरेंस वहां है वही डिफरेंस वहां है। बात समझ आई? फिशर इफेक्ट। कहां मुश्किल है? मुश्किल है। अब ये आमने सामने चीजें हैं, कौन सी चीज कट रही है? एस नोट, एस नोट। तो एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या कहती है? फ्यूचर स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट क्या होते हैं? बराबर। ये तो वैसे ही इक्वल है। नीचे वाले जो हैं वो तो कट गए, वो तो इक्वल है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो पीछे बचे क्या? इधर फ्यूचर स्पॉट रेट बचा और इधर क्या बचा? फॉरवर्ड रेट बचा। तो ये कौन सी थ्योरी बताती है? एक्सपेक्टेशन थ्योरी। कौन था ये फिशर वाला? बेटा पापा, मैंने उसको बता दिया कि वो फादर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पापा नहीं बताया है। इसने सोचा उससे सुन लिया तुम लोगों ने? मैं पता नहीं कैसे चुप हूं कसम से। मेरा तो ना रमजान में चुप करना ही बड़ा मुश्किल है। मेरा तो सबसे बड़ा रोजा ही ये है। भूख प्यास तो मुझे नहीं लगती, लेकिन हाँ पॉइंट मारने से मैंने मतलब नहीं रहना होता। और दूसरी बात पता क्या है? मैं अगर लेटा हूं ना, है ना, कोई मुझे फेंट के भी चला जाएगा ना, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं इसको उठ के ना आगे से जाए दूं। तो मेरे से किसी ने पंगा लेना होता है ना, तो वो देख मेरे लेटने का इंतजार करता है, क्योंकि मैं इतना तो अच्छा हूं नहीं कि उठूं उस बंदे को मारने के लिए भागूं। जो मेरा भाई है ना, मतलब उसके साथ मेरी बिल्कुल नहीं बनती। जब तक तो मैं बैठा हूं, वो कोई बात भी करेगा ना तो दूर से करेगा, उसको पता है बगावी जुत्ती भी आ सकती है। पर जब मैं लेटा हूं ना,
एक दिन मैं लेटा हुआ तो मुझे कहता कि ना, मुझे उससे कुछ पूछा, मैंने कहा मेरा मूड नहीं है तुम्हारे साथ ना बहस करने का, तो मेरे कमरे से निकल जाओ, ठीक है। वो बोतल वो शेकर नहीं होता, वो जिम जाते हैं ना, तो शेकर उसके हाथ में, तो शेकर मेरी टांग में मारा, तो ना ये वो, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की कि उठ के इसको मारूं, क्योंकि मैं तो लेटा हुआ था। तो मतलब ये इतना, घर में भी तलहा है ना, तलहा ने बात करते रहना होता है ना, लेकिन तलहा भी तब बात करते हैं जब उसको पता है कि अली तो लेटे हैं, कि उठ के मारने के तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरा कमरा ऊपर है, तो मैं देखता हूँ कि कोई यहाँ से गुजरे, मैं उसको कहूँ मुझे पानी पिला दो, तो ये वो, तो इस रफ्फड़ से बचने के लिए अबू ने एक छोटी मिनी फ्रिज जो है ना, वो ऊपर बिल्कुल मेरे कमरे के सामने रखवा दी है, ताकि अली हसन बगैरत को नीचे जाना ना पड़े किचन तक। तो मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उठना, और मैं बैठ जाऊंगी तो, इसलिए पेट का ये हाल है। अच्छा बच्चों, आपको बात समझ आ गई? ये है एक्सपेक्टेशन थ्योरी, फोर वे इक्विवेलेंस थ्योरी। ये वाली साइड कौन इक्वल कर रही है? परचेजिंग पावर पैरिटी, क्योंकि दो कंट्रीज की इन्फ्लेशन रेट इज एक्सप्लेन्ड बाय द difference between current spot rate and future spot rate. दो कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट इज एक्सप्लेन्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन करंट स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। फ्यूचर स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट वैसे क्या होते हैं? बराबर। और दो कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट की वजह क्या है? दो कंट्रीज के इन्फ्लेशन रेट, तो चारों साइड बराबर है, इसे बोलते हैं फोर वे इक्विवेलेंस थ्योरी। अच्छा चलो, ये तो ठीक था, जितना मर्जी पढ़ा के भेजो, एग्जामिनर तो फिर एग्जामिनर है, सारा कुछ पढ़ा के भेजा। एग्जामिनर ने मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। एग्जामिनर ने क्या किया, ग्राफ देख ना, एक लाइन यहाँ खींच दी, और नीचे लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एक्सप्लेन्स। तो जरा प्लीज जरा फोकस्ड होके मुझे बताना है तुमने कि कौन सी थ्योरी अली हमजा इन चारों में से जो इस लाइन को एक्सप्लेन करेगी, जो डायगोनल जा रही है लाइन। तो जो ये बताएगा उसको मैं कुछ खिलाऊंगा। देख के नहीं बताना, मुझे रीजन चाहिए ना। फिशर, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही कह रहा है वो, ये फिशर है। ये क्या है? फिशर। दो कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट में जो फर्क होता है उसकी वजह से क्या आता है? फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड और फ्यूचर स्पॉट रेट तो क्या होते हैं? बराबर। तो जो फॉरवर्ड है वही क्या है? फ्यूचर स्पॉट रेट। तो ये थ्योरी को भी कौन एक्सप्लेन करता है? चल, मैंने कहा था कुछ खिलाऊंगा बेटा। आपको पता है, उसको उसको पता तक नहीं था इस बात का। वो जगह कहते हैं चेले चपटे जो साथ होते हैं, वो चमचे ने सुना कि उसको तो मैंने कुछ कह दिया, चमचे ने साथ उसके कान में कहा सर को क्या है अपना अफ्तारी का। तो इसीलिए तो ये चेला है। बात समझ आ गई? बच्चों इसके नीचे आ जाओ, इंशाल्लाह ताला मैं कुछ खिलाऊंगा। ये जो दोनों पैराग्राफ है ना, इसको काट देना है। चार में लिखा हुआ है इंटरेस्टेड पैरिटी थ्योरी और परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, ये नहीं पढ़ना, ठीक है? इसको क्रॉस कर देना आप लोग। ये नहीं करना। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया। एक दफा, अब की बात नहीं है, 2012-13 की बात है, तब ना इसमें से सीआर आया करता था। क्या आया करता था? उसने बच्चों को कह दिया प्लीज एक्सप्लेन फोर वे इक्विवेलेंस थ्योरी, 4 नंबर की। अब बच्चों को फोर वे इक्विवेलेंस थ्योरी ही नहीं आती थी, तो उसको एक्सप्लेन करना कैसे आता? अब देखो जरा एक्सप्लेन कैसे करना है। द डिफरेंस, अब गौर से सुनना, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट ऑफ टू कंट्रीज इज एक्सप्लेन्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन current spot rate and future spot rate, and the difference between interest rate of two countries is explained by the difference between current spot rate and forward rate, and the difference between inflation rate of two countries is explained by the difference between interest rate of two countries, and the for future spot rate and forward rate are in equilibrium. It is the definition of four way equivalence theory. सबको एक्सप्लेन कर देना, फोर वे इक्विवेलेंस थ्योरी है। इस साइड को एक्सप्लेन करे तो आईआरपीटी, इधर एक्सप्लेन करे परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, ये वो फिशर और ये भी फिशर। क्लियर है? तो ये एक डेफिनेशन है जो आपको आ सकती है पेपर में।
आगे चलते हैं, सिर्फ एक रिस्क आज पढ़ना है, बाकी कल इंशाल्लाह। तो अभी मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भेजूंगा, उसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, उन पांचों के बाद आपका कभी गलत नहीं हो सकता कि फ्यूचर स्पॉट रेट कैसे निकालना है, एक कंट्री का इंटरेस्ट रेट दूसरी कंट्री का इंटरेस्ट रेट कैसे निकालते हैं। अच्छा इधर देखो जरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने आपको बताना भूल गया, थ्योरी तो हो गई, एक कैलकुलेशन में ना एक और मसला एग्जामिनर क्रिएट कर देता है। फ्यूचर स्पॉट रेट नहीं देते, फ्यूचर स्पॉट रेट नहीं गिवन होता और वो पूछ लेता है इन्फ्लेशन रेट ऑफ फर्स्ट करेंसी बताओ, क्या यानी कि फ्यूचर स्पॉट रेट गिवन नहीं था, उसने इन दोनों में से इन्फ्लेशन रेट पूछ लिया, तो आपने फ्यूचर स्पॉट रेट की जगह क्या रख लेना है, फॉरवर्ड रेट। मैं तेरे रैप्टा मारूंगा, कैंसिल हो गया खाना, लगाओ इसके। हाँ क्योंकि फॉरवर्ड रेट और फ्यूचर स्पॉट रेट क्या है, बराबर है। तो अगर आपको फॉरवर्ड रेट गिवन ना हो तो आपने क्या ले लेना है उसकी जगह, फ्यूचर स्पॉट रेट। अब बच्चों को लग रहा होगा कि वो दोनों भी बराबर है, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट। गलत बच्चों, बराबर नहीं है, रियल रेट का भी डिफरेंस है। रियल रेट आपको नहीं पता होता तो आप इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, अब फॉरवर्ड रेट तो यहाँ पे ले लेते हो, फिर ना एक मसला आ जाता है, कैसे, इन्फ्लेशन रेट ईयरली होता है, फॉरवर्ड रेट 3 माह का भी हो सकता है, 6 माह का भी हो सकता है। पता क्या करना है, अगर यहाँ पर फॉरवर्ड रेट आप लोगों ने लिया है 3 माह का, कितने माह का, तो एक कंट्री की इन्फ्लेशन तो गिवन होती है, उस कंट्री की इन्फ्लेशन को भी आपने 3 माह की इन्फ्लेशन में कन्वर्ट कर लेना है। फिर एंड पे जो आंसर आएगा ना उसको मल्टीप्लाई बाय करना है तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करना है एंड पे, समझ लग गई। 3 माह का, 6 माह का हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। क्लियर है बच्चों, तो ऐसे कर लो। इन्फ्लेशन को x से रिप्रेजेंट कर लेंगे। एक से रिप्रेजेंट करने का ये मकसद था क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी आई से रिप्रेजेंटेड है, अगर इसको भी आई सी और आई बी कर देते तो समझ ना आती, तो इसलिए उसको एच सी और एच बी किया है। अक्सर ये सिर्फ मेरी लैंग्वेज में और बुकिश लैंग्वेज के अंदर ऐसा है, आप जितनी भी थ्योरीज देखोगे इंटरेस्ट तो आई है। इन्फ्लेशन को लोग सी बी सी ए भी कहते हैं, डी भी कहते हैं, एम भी कहते हैं, मैंने एक्स भी लिखा हुआ देखा है। तो इन्फ्लेशन को वो आई के साथ वो नहीं कर रहे ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट, लास्ट, तो बच्चों इस चैप्टर के 2 प्रैक्टिकल टॉपिक्स एंड कुछ सर्टेन कैलकुलेशन वाले टॉपिक्स खत्म हो गए। वो कौन कौन से थे, हाउ टू कन्वर्ट करेंसी एंड हाउ करेंसीज फ्लक्चुएट। तीसरा टॉपिक है टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी रिस्क, क्या टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी रिस्क। सिर्फ पहला रिस्क पढ़ना है, बाकी दोनों रिस्क हम कल पढ़ेंगे। पहला रिस्क है ट्रांसलेशन रिस्क, क्या, ऊंची आवाज में दोबारा, ये आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। अगर आप लोगों की सब्सिडरी किसी ऐसे कंट्री के अंदर हो जहां करेंसी डी वैल्यू होती रहती है, तो जो रिस्क फेस करना पड़ रहा है दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन रिस्क, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन रिस्क, दैट इज नोन एज। कर लोगे, समझ आई कुछ कि नहीं, एक्सप्लेन करता हूं। आपकी जो पेरेंट कंपनी है ना वो यूके में, आपकी जो सब्सिडरी है ना वो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में आज रेट कुछ है, कल कुछ, परसों कुछ, तरसों। पेपर फीस जो है ना, पेपर फीस अभी बड़ी नहीं है, पाउंड रेट के डिफरेंस की वजह से जो फाउंडेशन डिप्लोमा का पेपर है ना वो हो गया 40,700 का, कैब्स वाले ले रहे हैं 40,700। दवाइयां मच्छी पड़ी, इसलिए जल्दी जल्दी अप्रैल तक करो, जिसने बाहर निकलना है वो निकल जाए। क्लियर है, तो अपना प्रोसीजर्स वगैरह जो है ना वो ऑन रखो, कंसल्टेंट्स वगैरह के साथ राब्ते में रहो ताकि आपको निकलना पड़े। अगले सितंबर इनटेक आ रही है तो पूरी दुनिया से लोगों ने जाना है सितंबर इनटेक में, तो सितंबर इनटेक में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह जो है ना वो लोग जाते हैं।
हाँ बस एक मिनट, ये एक आखिरी रिस्क है। क्लियर? पेरेंट कंपनी आपकी एक स्टेबल इन्वायरमेंट में, सब्सिडरी कहाँ है? जहां करेंसी का ट्रेंड डी वैल्यू है। क्या है? समझ लगी? अब गौर से सुनो जरा, इधर पेपर में सवाल आता है, पेरेंट एक ऐसी कंट्री में जहां करेंसी का ट्रेंड डी वैल्यू है, कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क। लेकिन हाँ, सिर्फ ये रिस्क तब है जब सब्सिडरी डिवैल्यूइंग में हो। तो सब्सिडरी किस में हो? मतलब समझो इसका, यूके में ना आपके 1 लाख पाउंड के एसेट है। कितने की? कितने के? 1 लाख। पाकिस्तान में आपके 1 लाख पीके आर के एसेट्स। कंपनी बिल्कुल सही चल रही थी। बायलो कानून कहता है कि सब्सिडरी अपने एसेट्स को पेरेंट कंपनी के साथ मर्ज करेगी। है ऐसा कि नहीं? है कि नहीं? आपको पता है ना कंसोलिडेशन, कि पेरेंट और सब्सिडरी दोनों के एसेट्स में क्या होना है? मैच होना है। पीकेआर और डॉलर तो मैच होने से रहे, पाउंड। तो आपको कानून कहता है कि आपने अपने एसेट्स को पेरेंट कंपनी की करेंसी में कन्वर्ट करके लिखना है। जनवरी में रेट था 100 पीकेआर ओवर पाउंड। कितना? कितना? 100 पीकेआर ओवर पाउंड। मल्टीप्लाई का केस है, डिवाइड का केस है? स्वाति, मल्टीप्लाई का केस है, डिवाइड का केस है? मल्टीप्लाई का केस है। स्वाति तो वैसे क्लासेस में था ही नहीं, मुझे तुक्का ही मारा है। तुम बताओ अब्दुल्ला जफर। डिवाइड का केस है, क्योंकि पीकेआर और पीकेआर दोनों न्यूमिनेटर में है। क्लियर है बच्चों? अली बात से तुम्हें ये बात समझ आती है? ओके। तो बच्चों मैंने 1 लाख के यूके के एसेट्स से उसके अंदर ऐड कर दिए अपने एसेट को कन्वर्ट करके 1 लाख डिवाइडेड बाय 100। कितना हो गया? 1000। क्या 100 के 1000 होगा ना? 1 लाख प्लस 1000, तो टोटल 1,01,000 के एसेट। कितने के एसेट है? फेब्रुअरी आई, क्या आई? ये हो गया 120 पीकेआर ओवर पाउंड। यूके के एसेट से 1 लाख के प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 120, कितना हो गया? कितना? 830। कितना? 833। हर चीज को ना मैं लिख लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि पेपर में ये गलती ना हो, क्योंकि ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट टॉपिक आजकल बना हुआ है। मार्च मार्च में रेट हो गया 140 पीकेआर ओवर डॉलर। 1 लाख के यूके के एसेट्स थे प्लस 1 लाख के थे एसेट पीकेआर में, डिवाइडेड बाय 140, तो ये कितना हो गया? कितना? हो क्या रहा है? सब्सिडी आहिस्ता आहिस्ता आपकी किताबों में गायब होना शुरू हो जाती है। समझ लगे? दिस लॉस इज नोन एज ट्रांसमिशन रिस्क। जब आपकी कंपनी, आपकी सब्सिडरी किसी ऐसे कंट्री के अंदर हो जहां करेंसी क्या होती रहती है? डी वैल्यू होती रहती है, तो आहिस्ता आहिस्ता सब्सिडरी गायब होना शुरू हो जाती है, मतलब सब्सिडरी के एसेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन रिस्क। दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन रिस्क।
हसन, क्या ये एक्चुअल लॉस है या बुकिश लॉस? एक्चुअल लॉस है। ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है। पाकिस्तान में आपके अभी भी 1 लाख पीकेआर के एसेट्स, सिर्फ ये अकाउंटिंग लॉस है, बुकिश लॉस है कि देखने वाले को लगेगा कि आपकी सब्सिडरी बहुत ही नकम्मी है, तो उसके एसेट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। दिस इज नॉट अ एक्चुअल लॉस। ये भी पेपर में सवाल है। बढ़ता जाएगा, स्कीम 8% बढ़ता जाएगा, तब जाकर तो हम करेंगे। नहीं ना, वैल्यू नहीं ना, पीकेआर में तो तुम्हारे एसेट को वैल्यू करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो 1 लाख के ही। हालांकि एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से तुम्हारी गाड़ी महंगी हो जाएगी। हाँ, गाड़ियां कहाँ पहुंच गई हैं। हाँ, किसी की पुरानी सिविक हो 40 लाख वाली, 35 लाख वाली, वो तो कमा रहा है ना डबल, अगर वो बेचे आज। समझ रहे हो आप लोग? तो ये तो पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ा। इट इज नॉट एन एक्चुअल लॉस, इट इज अ बुकिश लॉस। और ये होता कब है रिस्क, जब आपकी कंट्री किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हो, सॉरी, आपकी सब्सिडरी किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहां करेंसी रेगुलर बेसिस पर डीवैल्यू हो रही है। अच्छा सर, इधर देखो सर, अगर पेरेंट कंपनी हो तो रिस्की नहीं है। फिर तो पेरेंट कंपनी, अच्छा लेट्स सपोज पेरेंट कंपनी है पाकिस्तान में, सब्सिडरी कहाँ है, यूके में, तो अब एसेट पीकेआर में कन्वर्ट होंगे तो एसेट तो बढ़ेंगे, तो ये तो कोई रिस्क ना हुआ। तो रिस्क है ही कब, जब आपकी सब्सिडी किसी ऐसे एनवायरनमेंट में है जहां करेंसी क्या होती रहती है, डी वैल्यू होती रहती है। और जब डी वैल्यू होती रहती है तो सब्सिडी अकाउंट से गायब होना शुरू हो जाती है, एंड इट इज नॉट एन एक्चुअल लॉस, इट इज अ बुकिश लॉस। बस एक आखिरी चीज, फिर इसको हेज कैसे करें? कोई बच्चा मुझे बता सकते है इसको हेज कैसे करें, खत्म कैसे करें इस रिस्क को? इसको रिस्क को खत्म करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, और वो प्रैक्टिकल है, कैलकुलेशन नहीं है उनकी। बताओ कोई बच्चा। ये देखो, लायबिलिटीज भी ना होम करेंसी में लो, एसेट्स कम होंगे तो लायबिलिटीज भी क्या होती जाएंगी, कम। यूके में आपकी 5,000 पाउंड की लायबिलिटी थी, पाकिस्तान में भी 5,000 पीकेआर की लायबिलिटी थी। जून में, जनवरी में कम, फरवरी में उससे कम, मार्च में उससे कम। तो एसेट भी क्या हो रहे हैं, कम, लायबिलिटीज भी क्या हो रही है, कम। तो रिस्क क्या हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बजाय इसके कि आप एसेट आपके पीकेआर में है, लायबिलिटीज लेने चले गए आप पाउंड में, फिर तो एडवर्स इफेक्ट जाएगा। क्यों, एसेट्स कम हो रहे हैं, लायबिलिटी सेम की सेम पाउंड में खड़ी है। तो पहला तरीका क्या है कि आप होम करेंसी में डेट लो, ताकि जहां एसेट्स कम हो रहे हैं लायबिलिटीज भी क्या हो, कम, तो आपस में मैच करके परफॉर्मेंस थोड़ी क्या लगे, अच्छी लगे। दूसरा, जितना भी सरप्लस कैश आपके पास पड़ा है ना, उसको पाउंड में कन्वर्ट करके रख लो। आजकल आप सबको भी मैं क्या मशवरा दे रहा हूँ, इधर देखो, आप लोगों को ट्रांजैक्शन रिस्क भी फेस कर, आपको जो रिस्क फेस करना पड़ रहा है वो कुछ और है, लेकिन समझे कि आप सब्सिडरी है और आपकी पेरेंट कंपनी क्या है, यूके, एसीसीए, समझ लगे, आपने यहां से पैसे यूके वालों को भेजने हैं। तो मुझे रिस्क खत्म करने का क्या तरीका है कि आप अपने पैसों को आज ही पाउंड में कन्वर्ट कर दो। पाउंड होगा तो आपको ये रिस्क फेस करना नहीं पड़ेगा। तो जितना भी सरप्लस कैश है सब्सिडरी को चाहिए पेरेंट कंपनी की करेंसी में कन्वर्ट करके रखे, ताकि उसे ट्रांसलेशन रिस्क फेस ना करना पड़े। रीड करो, क्या चल रहा है भैया। जी बच्चों, दिस इज द ट्रांसलेशन रिस्क, प्लीज इसको पढ़ना शुरू करो। चलो पढ़ो इसे इसफन। Translation refers to the possibility of accounting loss that could occur because of foreign subsidiary as a result of conversion of the value. काउंटिंग लॉस है जब आपको अपनी सब्सिडरी की वैल्यू को पेरेंट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है तो। नेक्स्ट, Of assets and liabilities which are denominated in foreign currency due to difference in exchange rates. डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, जिन्होंने कन्वर्ट होना है। नेक्स्ट,
This risk is involved where a parent company has foreign subsidiaries in depreciating currency involvement. कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये है डेफिनेशन ट्रांसलेशन रिस्क की, ये डेफिनेशन होते हैं रिस्क आप है जब आपकी सब्सिडी डीवैल्यूइंग एनवायरनमेंट में हो। ट्रांसलेशन रिस्क पढ़ो वाली बात, इसको हेज करने के तरीके, पहला Range maximum borrowing in subsidiary company currency. सब्सिडरी कंपनी को चाहिए अपनी ही करेंसी में लायबिलिटीज पकड़ो, ताकि अगर एसेट कम हो रहे हैं किताबों में तो लायबिलिटीज भी कम हो जाए। तो लायबिलिटीज कम होना अच्छी बात, एसेट कम होना बुरी बात। नेक्स्ट, Again, surplus asset in parent company currency which will reduce the overall share of जी translation risk. जितना भी सरप्लस कैश पड़ा है उसको पेरेंट कंपनी की करेंसी में कन्वर्ट करके रखो, ताकि आपको ट्रांसलेशन रिस्क फेस ना करना पड़े। तो हमने एक रिस्क और उसको हेज करने के तरीके भी सीख लिए हैं। इस पूरे चैप्टर में 2 रिस्क और उनको हेज करने के तरीके रह गए हैं। इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों ही वाइंड अप हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने तो काफी देर से बैग पैक किया हुआ था।